अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग हेडिंग लगाइए, अच्छा सा हेडिंग लगाइए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये लो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग देख चुके हैं। तो चलो अज्यूम करते हैं हमारी एक जनरल रिएक्शन जो R2P होती है उसको लेते हैं। ये एक जनरल रिएक्शन है, मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो आप लोग तो जानते ही हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। यही तो है, यही तो है the meaning of being first order reaction। यही तो है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, माइनस dr डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू आपका K2 KR हो गया। ये इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, यहीं से हम शुरू करेंगे, इसी को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखते जाओ भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया, अब वही एक रीअरेंजमेंट की एक चेन चलेगी, है ना, ठीक है। ये हमने किया और इसको हम लोग इस तरह से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं KDT, ठीक है, कर सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, लिखते जाओ आप। देखो कल जो हमने किया है हम सेम वैसा का वैसा ही करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। आप लोग लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये लो, दोनों साइड से इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो सीधा डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, वो आएगा आपका ये नेचुरल लॉग R इज इक्वल टू KT प्लस माइनस KT प्लस I, ठीक है ना। कल के जैसा ही इक्वेशन है ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ओके, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये आपने इंटीग्रेशन कर लिया। I आप जानते हो ना, I की वैल्यू बताना जरा, कल भी आपने देखा था I किसको बोलते हैं, I क्या होता है भाई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ ये कल भी किया था ना आप लोगों ने, तो इतना टाइम मत लगाया करो, है ना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया एट टाइम एट टी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। देखो जब टाइम 0 हो, आपका टाइम 0 हो, तो जो आपकी जो भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ये आपको पता है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो जब टाइम 0 हो उस सिचुएशन में हम जो इक्वेशन 2 है उसको कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया आपका नेचुरल लॉग R0 इज इक्वल टू माइनस K को मल्टीप्लाइड बाई 0 से करेंगे ना, प्लस I हो गया। तो ये सारा 0 हो गया और इसकी I की वैल्यू क्या आ गई, बताना जरा, I की वैल्यू क्या आ गई, नेचुरल लॉग R0, सही है ना। बात समझ में आई कि आई, बताओ जरा। नेचुरल लॉग R0 ये I की वैल्यू आ गई ना। अब ये जो I की वैल्यू है ना, ये इक्वेशन 3 से हम लोग रखते हैं इक्वेशन 2 में, देख लो जरा, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, ठीक है। आप लोग लिख दो, यहाँ पर लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में वैल्यू रखेंगे तो देख लो जरा क्या हो जाएगा, log n, ये हो गया R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस नेचुरल लॉग R0। यही हो गया जो मैंने लिखा है, देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। ये लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, जीरो ऑर्डर में भी जो आपने ये वाली इक्वेशन करी थी ना I की वैल्यू पुट करने के बाद में, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ इस नेचुरल लॉग का डिफरेंस है। जीरो ऑर्डर के केस में जो रिएक्शन होगी वो क्या थी, ये देख लो जरा, R इज इक्वल टू, आप ये नेचुरल लॉग हटा दो तो आपका जो बचेगा वो
जीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन आ गई, ये लो, ये जीरो ऑर्डर की नंबर 4 इक्वेशन है, जिसको हमने रीअरेंज करके फिफ्थ इक्वेशन नंबर 5 6 7 8 9 वो सारा रीअरेंज करके बनाया था। ये जीरो ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सिर्फ नेचुरल लॉग का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। देख लो जरा, ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगी। ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हम इसको क्या करेंगे, आप लोगों को पता है ना क्या करते चले जाएंगे, हम इसको सिर्फ रीअरेंजमेंट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको रीअरेंजमेंट कर देते हैं। नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू के टी को उधर ले लेते हैं, नेचुरल लॉग आर जीरो माइनस के टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब और कर लेते हैं इसको रीअरेंजमेंट, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आर जीरो माइनस ये लो। इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, देखते जाओ फटाफट मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ये हमने 6 कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, हम इसको इस तरह से और लिख सकते हैं 6 इक्वेशन को, नेचुरल लॉग आर जीरो डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हैं ना। ये हमारी 7th इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चलते चलो। अच्छा, आप इसको फिर रिवर्स कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं माइनस के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, आर को ऊपर ले लीजिए, आर जीरो को नीचे ले लीजिए, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 8 और उधर के टी के पहले माइनस साइन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसको रीअरेंजमेंट कर दिया। अब आपके सामने जो इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन फ्रॉम 7 से देख लो, फटाफट देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 7 से हम लोग इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो आपकी हो गई के इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 1/t मैंने इधर ले लिया, ये आपका नेचुरल लॉग आर जीरो डिवाइडेड बाई आर। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है क्या, मुझे बताओ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाली है आपके लिए। इक्वेशन नंबर 9 फटाफट बता दो, कोई ऑब्जेक्शन है क्या, रेट कांस्टेंट का आ गया इक्वेशन, रेट कांस्टेंट ही तो हमें निकालनी होती है, हमारी यही तो प्रॉब्लम थी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें क्या देती है, फाइनली हमें के का फॉर्मूला देती है कि रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, देखना जरा इक्वेशन 9 तक किसी को दिक्कत है क्या, फटाफट बोल दो, क्योंकि अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन की ओर बढ़ने वाले हैं, कंक्लूजन करने वाले हैं फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का। बता दो फटाफट, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं। ओके, अब देख लो भाई, अब हम इक्वेशन 9 से आगे चलेंगे, ठीक है। अब जरा इक्वेशन 9 से आगे चलने से पहले एक चीज जो मैं लिख रहा हूं वो आपको पता है क्या, देखना जरा। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग एन एक्स, नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। ये रिलेशन आपको पता है क्या, बताना जरा। ये हमने लॉग का जो क्लास लिया था उसमें हमने बात करी थी कि नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कैसे, लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। ये इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका, रिलेशन, ठीक है। अब हम जो इक्वेशन 9 है ना, वो नेचुरल लॉग की टर्म्स में है, उसको कॉमन लॉग की टर्म में हम लोग, लॉग बेस 10 की टर्म में हम लोग लिखने वाले हैं। देख लो आप जरा, 2.303 हम कहाँ रखेंगे और नेचुरल लॉग को हम लॉग में किस तरह से करते हैं। के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी, यहाँ आएगा आपका लॉग, और ये पोर्शन ऐसे की ऐसे है, आर जीरो डिवाइडेड बाई आर। बताओ भाई, इक्वेशन 10 में किसी को दिक्कत है क्या, फटाफट बता दो। इक्वेशन 10 में किसी को दिक्कत है क्या, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि यही आपकी मोस्ट यूज्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इक्वेशन 10 नंबर इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जो आपको सबसे ज्यादा यूज आने वाली है। बात समझ में आई कि नहीं आई, हमने यहाँ पर लॉग बेस 10 ले लिया, ठीक है, यही आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में यूज आएगा, यही आपको कंक्लूजन एस्टेब्लिश करने में यूज आएगी। इसको पहचान लो, लिखना सीख लो। ये के की रिएक्शन है, के क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ने हमें क्या दे दिया, एक मेथड दे दिया, मेथड दे दिया क्या कैलकुलेट करने का, के कैलकुलेट करने का। देख लो भाई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो आपकी ये जो 4 नंबर इक्वेशन है ना, ये 4 नंबर इक्वेशन है, ये भी है, ये सारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है।
5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये सारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। आपके 9 नंबर, लेकिन आपके मोस्ट यूज्ड, जो आपको सबसे ज्यादा यूज आने वाली है, वो आपकी 10 नंबर है। न्यूमेरिकल में आपके यही काम आने वाली है। इसके आगे हम यदि चलेंगे तो सिर्फ 10 नंबर इक्वेशन के बेस पे चलेंगे। अब 10 नंबर इक्वेशन का एक फॉर्मेट और है, सुन लो 10 नंबर का एक फॉर्मेट और है। यहां पर आपको के का मीनिंग पता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको पता है। टी का मतलब आपको पता है टाइम, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आर जीरो का मतलब क्या है ये मुझे बताओ फटाफट, आर जीरो का मतलब मुझे बताओ फटाफट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ यस यस यस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यस, ये आपने काफी अच्छा बताया है। ठीक है, तो ये इसको, ये जो रिएक्शन है 10 नंबर, इसको इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, मैं लिख ही देता हूं, बाद में बात करेंगे। ये 11, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉपीड, ये यहां पर कॉपी कर लो। ठीक है, हो गया। ये दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को लिखने के तरीके का डिफरेंस है। आपने ऊपर आर जीरो बाई आर लिखा हुआ है, अब आर जीरो क्या है उसको और ए को यहां पर अच्छी तरह से डिफाइन कर लो। आर जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या है, आपने क्या बताया अभी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट की। हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताना जरा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको आ सकती है तो आर, आर जो आर, ये आर क्या है जो मैंने अभी लिखा है, फटाफट बताओ। स्क्वायर ब्रैकेट में जो मैंने आर लिखा है वो क्या है, बताओ बताओ, ये क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम। यस, एट टी टाइम। टी टाइम का मतलब है कोई भी दिया हुआ टाइम। ये तो जीरो टाइम पे हो गया है ना। ये कब हो गया, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल, जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुई। ठीक है, फिर रिएक्शन चालू होने के बाद किसी ने कहा कि भाई अब 5 मिनट हो गई रिएक्शन चलते हुए, तो 5 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ये है, वो आर ये है, रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ठीक है, अब ये देख लो जरा, इस आर को हमने ए माइनस एक्स भी लिखा है इक्वेशन नंबर 11 में। इक्वेशन नंबर 11 में आर को हमने ए माइनस एक्स लिखा है। ठीक है, अब ए माइनस एक्स क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी स्मॉल ए है, तो एक्स क्या है, एक्स का मीनिंग आपको पता है, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है ना अच्छी तरह से, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल में से कंज्यूम्ड अमाउंट माइनस कर देंगे, तो एट टी टाइम पे कितना लेफ्ट अमाउंट है वो बच गया ना रिएक्टेंट का, बताओ सही है क्या। बताओ जरा, ए माइनस एक्स आर हो गया ना एट टी टाइम पे, ये आपको रिलेशन समझ में आ गया। अब आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल में डिफरेंट वैल्यूज होगी, किसी में आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और एक्स की वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, किसी में आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आपको आर, इसकी आर की वैल्यू दी हुई होगी, यानी कि टी टाइम पे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। यदि डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कंज्यूम्ड अमाउंट उन्होंने दे दिया, तो आपको ए माइनस एक्स करना पड़ेगा, इनिशियल में से एक्स माइनस करके फिर आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 11 और 10 ये दोनों ही काफी ज्यादा हेल्प आपकी करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में। अब आप इसकी इसका मीनिंग लिख लो, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट कितना टाइम भाई बताना जरा, टी टाइम। टी टाइम, वो टी टाइम नहीं, चाय पीने वाला नहीं, वो टी टाइम नहीं, है ना, एट टाइम टी कर लो या तो, ठीक है, या टी टाइम। ओके, अब ये क्या हो गया, एक्स क्या हो गया भाई, एक्स भी बता दो, यहाँ पर एक्स नहीं पता कई लोगों को, एक्स कौन बताएगा हमें। एक्स बताने के लिए हमारे पास है कुछ लोग हैं और हमें एक्स बताएंगे, रूपाली। रूपाली एक्स बताओ फटाफट, क्या है एक्स, क्या है बताओ। कांस्टेंट टर्म। नहीं नहीं नहीं, एक्स की बड़ी चर्चे चल रहे हैं कल से, एक्स 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 हम लोग कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर पे भी किया था। एक्स का मीनिंग बता दो भाई, एक्स क्या है। अच्छा, वैसे ही एक कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं, है ना। ये लेफ्ट अमाउंट है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लेफ्ट अमाउंट है, और ये कैसे आया, इनिशियल में से हमने ये एक्स माइनस किया, तो ये एक्स क्या हो गया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ये एक्स क्या है, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, एक्स इज कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट कंज्यूम हो गया, वो आप इनिशियल में से माइनस करेंगे, तो टी टाइम पे कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वो आपका आर आ जाएगा। सुन लो अच्छी तरह से, तो एक्स क्या हो गया बताना जरा, रूपाली। यस सर। कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ
रिएक्टेंट कौन सा हो गया, बोल के बताओ एक बार। consumed amount of reactant. अब भूलना मत, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है, हो गया। तो अब आपको स्पेशली मार्क कर लेना है इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 11, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दो फॉर्मेट है इसके, एक है a बाई a माइनस एक्स और एक है r0 बाई r, ठीक है ना। ओके, और इससे हम सीधा k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यस, ये तो हो गई एक बात, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम वही करने वाले हैं जो हमने जीरो ऑर्डर में किया था, हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट है, फटाफट मुझे बता दो यूनिट ऑफ के क्या होगा। यूनिट ऑफ के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के बताने के लिए हमारे पास कुछ लोग हैं और हमें बताएंगे कौन, हमें बताएंगे तमन्ना। फटाफट बता दो भाई, फटाफट। यूनिट ऑफ के क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? कल तो मैंने बताया ही था, कितनी राम कहानी करी थी हमने। जीरो ऑर्डर की क्या होगी? जीरो ऑर्डर की तो वही होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। फर्स्ट ऑर्डर की क्या होगी? तो सबसे सिंपल है भाई, सबसे छोटी यूनिट है, बता दो जरा। सर मोल माइनस 1 S1। यस 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 यस, यही आंसर हमें चाहिए था। और अब हमें कोई और बताएगा, फटाफट बता दो। सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, यस यस यस, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स जो यूनिट निकालने का जो मेथड था, जो मैंने बताया था, उसका वीडियो एक बार देख लेना, किस तरह से के की यूनिट निकालते हैं। मैंने कल ही बताया था, बहुत छोटा सा है ना, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं था, कोई बात नहीं। तो यूनिट ऑफ के, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो उसके लिए रेट में और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में ये रिलेशन होता है। आर यू एग्री विद इट? Rate is directly proportional to the first power of concentration of reactant. Are you agree with it? फटाफट बताते जाओ। यही होता है ना। तो आप ग्राफ खींचोगे, आप ग्राफ बनाओगे रेट में और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये कैसा बनेगा बताना जरा, कैसा बनेगा ये? स्ट्रेट लाइन। ये आपका हो गया ग्राफ, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब किसी ने कहा इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा तो अभी बता देते हैं स्लोप क्या होगा। आप ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह से लिखोगे ना, इसको इसी तरह से लिखोगे। अब इस पे आप लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब c की वैल्यू तो कुछ है नहीं, इसलिए इंटरसेप्ट यहाँ कुछ आया नहीं, जो ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर y आपका ये हो गया, y एक्सिस पे आपका रेट है, x एक्सिस पे आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये देखो। तो m की वैल्यू क्या हो गई बताना मुझे फटाफट। m की वैल्यू क्या हो गई? स्लोप क्या हो गया आपका? m k, ठीक है। तो ये आपका स्लोप है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। एक ग्राफ आपको मिल गया है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ आपके सामने और आने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। आपका वही फेमस वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। ये देखो इक्वेशन नंबर 4 है ना, ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों में फेमस है, ठीक है। और ये ज्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है इसको याद करना, बेचारा बहुत सीधा सा है। आप नेचुरल लॉग लेंगे और ये r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग r0, यही तो है इक्वेशन नंबर 4। अब आप इसमें से नेचुरल लॉग हटा देंगे तो वो जीरो ऑर्डर के लिए बन गया, ये यहाँ बन गया, वहां भी इससे ग्राफ था, यहाँ भी इससे, इस रिएक्शन से ग्राफ है। अब आप इस पे अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओ माय गॉड, c की वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ है, इसका मतलब और ये m की वैल्यू माइनस के आ रही है, इसका मतलब स्लोप आपका क्या है? नेगेटिव स्लोप है। यस, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग ग्राफ। ओके, तो नेगेटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं जरा, देखते हैं जरा। ये आपका हमने लिया y एक्सिस पे कौन सा है आपका? log n नेचुरल log r, ठीक है। और यहाँ पर है आपका टाइम, ठीक है। इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। अब समझ लो जरा, इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है और स्लोप नेगेटिव है, तो आपका ग्राफ ये होगा, ये देख लो। अब इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ है, स्लोप आपका नेगेटिव, ठीक है। अब इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है भाई? ये जो इतना है ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका इंटरसेप्ट है, और इसकी वैल्यू क्या है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है बताना जरा। इंटरसेप्ट क्या हो गया, कोई बता सकता है क्या मुझे? इंटरसेप्ट और स्लोप
इंटरसेप्ट और स्लोप आप बता सकते हो क्या मुझे? इंटरसेप्ट तो सी की वैल्यू क्या हो गई? नेचुरल लॉग R0. R0, स्लोप क्या हो गया? माइनस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको 3 को। और अब जो आपके सामने आने वाला है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप यू हैव मेड दिस ग्राफ इन योर कॉपी। हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये सच में ही डेंजरस है। प्रॉपर्टी नंबर 4 डेंजरस वन, ये आपकी आ रही है इक्वेशन नंबर 10। अब 10 और 11 तो आप जानते ही है ना। देख लो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फटाफट स्क्रीन पे देखो, k इज इक्वल टू 2.303, रट लो इसको, 2.303 डिवाइडेड बाई 2 log R0 डिवाइडेड बाई R, कहानी खत्म, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अब R0 को आप a लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर a, और R को लिख सकते हैं a माइनस एक्स। तो वो सेकंड जो फॉर्म थी ना इसकी न्यूमेरिकल में काम आने वाली, वो भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 10 ये हम आपके सामने है। अब इससे कुछ हम लोग ग्राफ लेने वाले हैं और हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं भाई? बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरा देखना तो मैंने क्या किया है। ये हो गया इज इक्वल टू k by 2.303 multiplied by t. Yes. Can I write the equation number 10 in this manner? फटाफट बताओ मुझे. Is it possible? Yes, sir. Okay. Is it possible? तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस पे लगा दो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप इस पे लगाओगे तो ग्राफ सी यहाँ पर कुछ है ही नहीं, देखो सी की वैल्यू यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इंटरसेप्ट आपका कुछ होगा ही नहीं, और स्लोप एम की जो वैल्यू आ रही है वो देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से ड्रॉ होगा। ये देखो ओरिजिन से ड्रॉ होगा ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, अच्छा हमने वाई और एक्स तो बनाया ही नहीं है, तो वाई क्या है हमारा? वाई है हमारा log R0 डिवाइडेड बाई R। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आ चुके हैं। और आपका x क्या है? x क्या है आपका? टाइम t। ये लो भाई, ठीक है। अब इसमें फटाफट आपका इंटरसेप्ट तो कुछ है नहीं, स्लोप बता दो बस मुझे, आपको और कुछ करना नहीं है। स्लोप बता दो मुझे, स्लोप क्या हुआ? Sir, K. के स्लोप हो गया। यस, वेरी गुड वेरी गुड, यही आंसर हमें चाहिए था। अच्छा विडिया सर से हमारे कोई साथ हैं क्या? फटाफट स्लोप बता दो मुझे, फटाफट। एम की वैल्यू क्या है भाई? जब हमने एक्स की वैल्यू टी ले ली तो एम की वैल्यू क्या बची? बताओ भाई दुष्यंत। K upon 2.30. आखिर हमें दुष्यंत ने जवाब दे ही दिया। यस, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या हो जाएगा देखना जरा। स्लोप आपका k बाई 2.303, ठीक है। के बाई ये स्लोप हो गया ना, कुछ करना ही नहीं था इसके लिए। तो m की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग अप्लाई करेंगे तो, है ना। ये देख लो भाई, मैं बना देता हूँ। y की वैल्यू ये हो गई बेचारे की, m की वैल्यू ये हो गई, और x की वैल्यू ये हो गई। x और y में हमने ग्राफ ड्रॉ किया, स्लोप आ गया, और c कुछ है ही नहीं, इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, तो ग्राफ को हमने ओरिजिन से ड्रॉ किया और स्लोप आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ वन। अब जो फिफ्थ वन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब फिफ्थ वन प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल, लिख लो, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आपका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर वाला, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है भाई एक, है ना। कैसे है वो देख लो जरा। आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है। अब इक्वेशन 7 क्या है आपको इतनी जल्दी तो याद हुआ नहीं होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखना जरा। KT इज इक्वल टू नेचुरल लॉग R0 डिवाइडेड बाई R। जरा इसको कंफर्म करना, यही है क्या? फटाफट कोई भी जल्दी से कंफर्म कर दो भाई। आपने Yes, sir. कुछ, यही है, यही है। तो हम इसको क्या इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं?
और शायद हमने इसको इक्वेशन नंबर 8 लिखा है, जो हमने अभी लिखा है ना, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह से। हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, देख लो जरा, इस तरह से कर सकते हैं ना या नहीं कर सकते, फटाफट बताओ, लिख सकते हैं ना आप? इसको रिवर्स कर दोगे, आर जीरो को डिनोमिनेटर में ले आओ, आर को न्यूमिनेटर में ले जाओ तो माइनस के टी आ जाएगा इधर, ठीक है, ओके, यस। तो अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है दोनों साइड में एंटी लॉग लेना है, ठीक है। अब आप लिखेंगे ऑन टेकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये लो भाई, दोनों साइड में आपको एंटी लॉग लेना है, और दोनों साइड में एंटी लॉग लोगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके सामने आएगी, और वो ये है, देख लो जरा, r टू पावर r0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस kt। ये लो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू r0 एक्सपोनेंशियल माइनस kt। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये दोनों ही इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, किसकी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपको याद रखना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये दोनों की दोनों, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। अब एक चीज समझ लो, ये एक्सपोनेंशियल कैसे आया, कैसे आता है ये एंटीलॉग लेने से? एंटीलॉग देखो, हमने इस ये देखो, आपने किसका एंटीलॉग लिया है? आपने एंटीलॉग लिया है इसका, ठीक है, माइनस के टी, इसका आपने एंटीलॉग लिया है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी नेचुरल लॉग वाली टर्म है, इसका एंटीलॉग लोगे तो ये जो नेचुरल लॉग है ये हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ नहीं है, इसमें आपका सिंपल सा ये बचेगा। लेकिन इसमें तो ये तो नॉन लॉग वैल्यू है ना, ये लॉग वैल्यू नहीं है, ये नॉन लॉग वैल्यू है माइनस के टी, ये किसी का लॉग नहीं है। यदि कोई वैल्यू किसी एक वैल्यू का लॉग हो, उसका एंटीलॉग लेंगे तो हमें वापस वही मिल जाएगी, आप जानते हो ना। ये देखो इधर, log x इज इक्वल टू वाई, तो एंटी लॉग y इज इक्वल टू एक्स। बात आपको समझ में आई है ना? तो ये जो थी, जहां पर मैंने नंबर 1 लिखा है, वो एक लॉग वैल्यू थी, उसका एंटी लॉग लोगे तो वापस देखो घुमा फिरा करके वही आ जाएगी, है ना। log x का आपने वैल्यू निकाला और उसका एंटी लॉग लोगे तो वापस x आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ इसका ये जो नेचुरल लॉग है वो हट गया, एंटी लॉग लेती। लेकिन ये माइनस के टी, इसको लिख लो, ये एक नॉन लॉग वैल्यू है, और नॉन लॉग वैल्यू का जब भी एंटी लॉग लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चली जाती है। बात समझ में आई? वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चली जाती है, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई। समझ में आया आपको? ठीक है, तो आप साइड में कहीं भी ये लिख लो, क्या लिखोगे? इफ x इज ए नॉन लॉग वैल्यू, इफ x इज ए नॉन लॉग वैल्यू, ये एक नॉन लॉग वैल्यू है, ठीक है, x, तब क्या होगा? और यदि आपने x का एंटी लॉग ले लिया, नॉन लॉग वैल्यू है फिर भी उसका एंटी लॉग ले लिया, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से चली जाती है, ठीक है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। ठीक है, और फिर आप इसका वापस नेचुरल लॉग करते हैं यदि, है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म का वापस नेचुरल लॉग करते हैं तो आपको x मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कौन सी? एक तो जहां मैं अभी टिक कर रहा हूं वो, ठीक है, एक मैंने यहां पर ये बताया है ना, log x इज इक्वल टू वाई, एंटी log y इज इक्वल टू x, ठीक है ये। ओके, ये दोनों आप साइड में कहीं लिख लो। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी है? फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके सामने है ये, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया। इसकी प्रॉपर्टी नंबर कितनी हो गई, बताना जरा। सर बता दो भाई। फिफ्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 आएगी, और आप लोग लिखेंगे वो जो मैं आपको बताने वाला हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 फटाफट लिख लीजिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इंटीग्रेटेड, फटाफट लिखिए, रेट इक्वेशन व्हेन concentration of reactants is taken at 2 different times। ये लो भाई, ठीक है।
जब दो डिफरेंट टाइम पे आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हो, T1 और T2 टाइम पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता हो, उसके अलावा दो डिफरेंट टाइम पे आपको यदि कॉन्सेंट्रेशन पता है, R1 R2 हम उनको बोलेंगे, ये जब होगा तब आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जहां मैं अभी क्लिक कर रहा हूं। डिफरेंस कुछ नहीं है, R0 की जगह आपको R1 लिखना है, और जो आप T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे R, वहां आपका R2 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, और वो है आपकी 7, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड देन राइट व्हाट आई एम जस्ट स्टेटिंग। ऑल नेचुरल, फटाफट लिख लो, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके, फटाफट लिख लो, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल radioactive, और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके या रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये एक ही बात है। डिसइंटीग्रेशन, रेडियोएक्टिव डिके या रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है ना, ऑफ अनस्टेबल, फटाफट लिख लो, ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये लो, काइनेटिक्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, काइनेटिक्स, यस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, रेडियो एक्टिव डिके, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, आप लोग जानते हो ना, अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस रिलीज करता है, जिनको हम लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है ना, जो कई बार हार्मफुल भी होती है ना। तो ये जो आपकी अल्फा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, ये यही होती है। तो ऑल नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके या डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये लो, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव डिके कौन से टाइप के होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर टाइप की रिएक्शन होती है सारी की सारी, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। इसका मतलब उनका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के जैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका रेडियम का हमारे पास एक न्यूक्लियाई है, उसका ये मास नंबर है 226, और ये यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर है, और ये डिसइंटीग्रेट किस किस में हो गया देखते हैं। एक तो हो गया ये हीलियम न्यूक्लियाई में, जिसको 4 और 2 इस तरह से लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, और यहाँ पर ये रेडोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और रेडोन का एटॉमिक मास है 86। ये लो भाई, ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन डिके का एक एग्जांपल है। रेडियम जो आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो इस तरह से डिके होता है और इन दोनों पार्टिकल में डिके हो जाता है। ये जो हीलियम का जो न्यूक्लियाई है, ये देख लो, हीलियम का न्यूक्लियस है, इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, आपने रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में सुना है ना कि वो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराता है थिन गोल्ड फॉइल पे, वो अल्फा पार्टिकल यही है बेचारे, हाई एनर्जाइज्ड पार्टिकल होते हैं अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव डिके है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसके लिए रेट क्या बोल सकते हैं? अब आपको तो पता चल ही गया कि जब फर्स्ट ऑर्डर की है तो इसका रेट लो क्या होगा, के, और रिएक्टेंट क्या है भाई? रिएक्टेंट आपका रेडियम है 226 और 88 इसका एटॉमिक नंबर। ये लो, इसकी फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सही बात है ना, ठीक है। रेट इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है डिके के लिए, वो भी कैसे कैसे लिख सकते हैं, देख लो जरा, देख लो कैसे लिखेंगे। आपका वो वाला इक्वेशन क्या है? वो वाला इक्वेशन है 2.303 डिवाइडेड बाई 2 टी log R0 डिवाइडेड बाई R। इसको बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो चुका है। ओके, ये हो गया। अब इसको आप लोग ये जो डिके हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके, इसके लिए कैसे लिखेंगे इसको जरा समझ लो। ये आपका के क्या है? रेट कांस्टेंट है ना, केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, उसके लिए हम लैम्डा लेते हैं, स्मॉल लैम्डा। ये आपका क्या है? डिके कांस्टेंट। ये लो, डिके कांस्टेंट, ठीक है। के सिमिलर टर्म है ये,
इक्वल टू वही 2.303 डिवाइडेड बाई 2 वही लोग। अब वहां पर R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन R है, यहां पर हम लोग लेते हैं N0 डिवाइडेड बाई N। अब आप कहोगे सर N0 N क्या है, तो N0 की जो मीनिंग है वो लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम, नंबर ऑफ एटम्स एट t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 हो तब, नंबर ऑफ एटम्स व्हेन t इज इक्वल टू 0, टाइम जब 0 हो। और ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एट t टाइम, ठीक है, एट t टाइम। ओके, बात समझ में आई है आपको? ये क्या इक्वेशन है, जो डिके होते हैं, रेडियो एक्टिव डिके, इनके डिके कांस्टेंट की रिएक्शन है, उनके लिए फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। डिके कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी हो, आप ये सेम तरह का इक्वेशन है, बस कुछ टर्म चेंज हो रही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव डिके चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं बेचारे सारे के सारे। अब इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इनके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हैं। सुन लो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, जो ग्राफ आपने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे यहां पर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ओके। इस ये होता है मीनिंग किसका, कि फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ना, उसका ये मीनिंग है। ओके, तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी 7। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है 8, और उसमें आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स। हमारे पास कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट लिख लो। पहला एग्जाम्पल किसका है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ये तो जानते ही हो ना आप, ये तो आपने कराया है भाई, इसकी तो आपने मैकेनिज्म भी लिखी हुई है, 4NO2 + O2। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ एथीन, एथीन का आप डिकम्पोजिशन कराओगे ना, एथीन जानते तो हो ना, ऑर्गेनिक में चले गए हैं हम लोग। इस डिकम्पोजिशन नहीं, सॉरी, हाइड्रोजिनेशन, इसका हाइड्रोजिनेशन हमने कराया, और क्या बनेगा आपको पता है ना, इथेन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एथीन है और ये आपका इथेन है। ठीक है, ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एथीन, ये डिकम्पोजिशन नहीं है। ठीक है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। और एक अमोनियम नाइट्रेट है, ये भी रिएक्शन शायद हम लोग लिख चुके हैं। ये रिएक्शन भी क्या है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है। ये लो, ये सारे एग्जाम्पल हैं, सुन लो जरा। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन, थर्मल डिकम्पोजिशन आपका किसका, अमोनियम नाइट्रेट का। सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन हैं, ये सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब मैं आपको जो बताना